हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं संविधान और टॉपिक चल रहा है हमारे कौन सा, संविधान सभा। हमने क्रिप्स प्रस्ताव तक लिख लिया था ना, क्रिप्स प्रस्ताव तक लिख लिया था। आगे लिखना प्रारंभ करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव में लिखेंगे अपने ना, लिखो। क्रिप्स प्रस्ताव लिखना प्रारंभ करें। लिखें। लिखो 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को पढ़ क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। 23 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इसने 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 मार्च 1942 को इसने रिपोर्ट सौंपी। स्टीफर्ड क्रिप्स, दोबारा बोलूं क्या पूरी लाइन? 23 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें निम्न प्रावधान थे। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 लिखेंगे, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। परंतु इसके बदले भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करना होगा। परंतु इसके बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटेन का क्या करना होगा? सहयोग करना होगा। लिखो, जो नंबर 2, जो इस संविधान सभा से संतुष्ट, जो इस संविधान सभा से संतुष्ट
नहीं है, वह अपना अलग संविधान, जो इस संविधान सभा से संतुष्ट नहीं है वह अपना अलग संविधान बना सकते हैं। जो इस संविधान सभा से संतुष्ट नहीं है वे अपना क्या बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। नंबर 3 लिखो, भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। पूर्ण उपनिवेश जिसमें विदेश, संचार और रक्षा ये ब्रिटेन के अंतर्गत रहेगा, बाकी भारत आंतरिक मामलों में क्या है, स्वतंत्र। इसको डोमिनेटिव स्टेट भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसके कोष्टक में, डोमिनेटिव स्टेट। नंबर 4, मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को ये स्वतंत्रता दी गई मुस्लिम लीग को ये स्वतंत्रता दी गई कि वह अपना अलग संविधान बना सकती है, वो अपना अलग संविधान बना सकती है। नंबर 4, मुस्लिम लीग को ये स्वतंत्रता दी गई कि वह अपना अलग संविधान बना सकती है, वह अपना अलग संविधान बना सकती है। मुस्लिम लीग को ये स्वतंत्रता दी गई कि वह अपना क्या बना सकती है, अलग संविधान बना सकती है। नंबर 5 लिखो, नंबर 5, नंबर 5, ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाएगा, भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य बातें थी। ठीक है, अब नोट लगा के लिखो, नोट। हम्म 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 एकीकरण जैसा ही मामला है। 5वें में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। नोट लगा के लिखो, हाँ बोलो, नोट लगा के लिखो, नोट। कांग्रेस व मुस्लिम लीग
दोनों ने ही, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्वीकार कर दिया। दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तथा महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कोष्टक में लिखो उत्तर तिथि दिनांक, मतलब ऐसा चेक जिसकी क्या निकल चुकी है? तिथि निकल चुकी है। यस, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक का, उत्तर तिथि चेक का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक का, ऐसा चेक जिसकी क्या निकल चुकी है? डेट निकल चुकी है। अब मतलब गांधी जी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि हमें डोमिनेटिव स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब पूर्ण स्वतंत्रता, अब आप डोमिनेटिव स्टेट की बात कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये तो एक ऐसा चेक हमारे हाथ में जिसकी क्या निकल चुकी है? तिथि निकल चुकी है। क्लियर है? लिखो, लिखे, नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्रिप्स प्रस्ताव को, नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक भी कहा जाता है। लिख लिया? लिखें, आगे कंटिन्यू लिखो। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, हाँ कंटिन्यू लिखें। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे,
14 जुलाई 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा समिति द्वारा कांग्रेस की वर्धा समिति द्वारा कांग्रेस की वर्धा समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में आगे लिखें 8 अगस्त 1942 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कंटिन्यू लिखेंगे, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कौन सी क्रांति? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। लिख लिया यहाँ तक सबने? नेक्स्ट साइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में क्लाइमेट एटली की सरकार बनी। क्लीमेंट है ना, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी।
क्लीमेंट एटली की सरकार बनी जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित है। जो कौन सी पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी से संबंधित, लिख लिया? जो लेबर पार्टी से क्या है? संबंधित है। लिखिए, क्लीमेंट एटली ने, नेक्स्ट आंसर लिखो, क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने क्लीमेंट एटली ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, अपनी सरकार के मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा, 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना। भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। अब हेडिंग डालो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। देखो, कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया ये? 24 मार्च 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। लिखें, कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946 को भारत आया तथा 16 मई 1946 को इसने अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन योजना ये 24 मार्च 1946 को भारत आया तथा 16 मई 1946 को इसने अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की। 16 मई को इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 16 मई 1946। जो वाइसराय हुआ करता था, वाइसराय जिसको अपन गवर्नर जनरल भी कहते हैं, उनको सौंपी गई। लिखें आगे, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, और 3 सदस्यों के नाम लिख लो। एक तो सर पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या थे? अध्यक्ष। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। ऐसे कैसे लिख लो इसको? सर पैट्रिक लॉरेंस। और इसके अलावा स्टीफर्ड क्रिप्स है ना, एक एवी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स। ये पैट्रिक लॉरेंस के पीछे लिख लेना, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव।
और भारत सचिव का पद भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या किया गया था, सृजित किया गया था। स्टीफर्ड क्रिप्स ये ब्रिटेन की सरकार में, एटली की सरकार में व्यापार मंत्री थे। क्या थे ये, व्यापार मंत्री। अच्छा, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? मंत्री मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं और 4 स्तर के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के और कितने स्तर के होते हैं, 4 स्तर के। अब 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से, जैसे कि एक तो ये कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा हो गया, कैबिनेट, है ना। और दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। और ये जो राज्य मंत्री होता है ना, राज्य मंत्री ये 2 स्तर के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार और एक अतिरिक्त प्रभार। तो 3 प्रकार के होते हैं और 4 स्तर के होते हैं, ठीक है। तीसरा नाम लिखो इसमें, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये क्या थे, नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। हाँ, सब ब्रिटेन के, तीनों ही ब्रिटेन के। वही बनाया गया था भारत सचिव की, ये भारत सचिव है, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने, लिखो। कैबिनेट मिशन योजना में, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? हाँ, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसमें संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या निर्धारित की गई? 389, 389। और ये 389 कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में। ऐसे कैसे बना लो ना, 389 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो कौन सा भारत? ब्रिटिश भारत। कौन सा भारत? ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 206 ना। और देशी भारत से 93। देशी भारत, देशी भारत को और क्या कह सकते हैं हम? देशी रियासतें, देशी रियासतें। तो देखो, देशी भारत से संविधान सभा में 93 सदस्य, इनको क्या किया गया था? मनोनीत, है ना। ये जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य संख्या थी, इनको भी कितने भागों में बांटा गया था? 2। कितने भागों में बांटा गया था? 2। एक तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। लिख लो ऐसे कैसे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। यहाँ डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। गवर्नर जनरल जो वायसराय होता था, वो डायरेक्ट शासन करता था। नहीं, यहाँ वाले राजा नहीं थे, डायरेक्ट अंग्रेजों का नियंत्रण था यहाँ ब्रिटिश प्रांतों में। देशी रियासतों में राजाओं का नियंत्रण था, और राजाओं के ऊपर राजा थे अंग्रेज, ठीक है। बिल्कुल नहीं थे, डायरेक्ट
अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था यहाँ, राजाओं को पराजित करके पूर्ण तरीके से, जैसे बंगाल है, बिहार है, इनमें ये ब्रिटिश बना। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को हम केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4। कितने थे? 4। केंद्र शासित प्रदेश। जो भारतीय राज्य थे उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, बाद में अपन बात करेंगे। देखो, चीफ कमिश्नरी में एक चीफ कमिश्नरी अपने राजस्थान में थी, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। इसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से था, एक दिल्ली से, है ना, एक कुर्ग ये कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, एक जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान यहाँ तक लिख लिया सबने? देखो, लिखो। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। लिखें, संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों को, नेक्स्ट सेंस है, संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों को, संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों को, संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों को सीधे ही, संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों को सीधे ही राजाओं के द्वारा मनोनीत कर दिया गया था। सीधे ही राजाओं के द्वारा क्या कर दिया गया था? मनोनीत कर दिया गया था। आगे लिखें, जुलाई अगस्त हाँ वो लिख लेना, ऐसे वैसे अलग से भी लिख लेंगे उसको। जुलाई अगस्त 1946 को
संविधान सभा के 292 प्लस 4 बराबर 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के 292 प्लस 4 बराबर 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। चुनाव करवाए गए। लिखें, संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के चुनाव में, लिखो, छोड़ दो जितना रह गया उतना, फिर लिखो वहां से, लाइन छोड़ दो। संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। संविधान सभा का चुनाव कौन सी विधि से हुआ? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि। ये तो समझते हैं आप अप्रत्यक्ष। जिस चुनाव में जनता डायरेक्टली भाग लेती है वो तो होता है चुनाव प्रत्यक्ष। जैसे सरपंच और वार्ड पंच, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है सरपंच और वार्ड पंच मिलके करते हैं। समझ गए? जिसमें जनता डायरेक्ट भाग ले रही है वो तो प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं वह अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें विधायक सांसद ये भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बाकी जिसमें जनता डायरेक्टली भाग लेती है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष। आगे लिखेंगे, आगे लिखो। संविधान सभा के चुनाव में पंजाब में सिखों, संविधान सभा के चुनाव में पंजाब में सिखों, पंजाब में सिखों, पंजाब में सिखों, पंजाब में सिखों तथा शेष भारत में सिख समुदाय जो है उसकी बात करें हम। पंजाब में सिखों तथा शेष भारत में, तथा शेष भारत में, शेष भारत में, भारत में मुसलमानों को, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिए गए, यानी आरक्षण दिया गया, पृथक निर्वाचन। शेष भारत में मुसलमानों को, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दिए गए। ठीक है, अलग से रिजर्व किया गया आरक्षण है एक तरह से। ठीक है, भाई हाँ, उनका कैंडिडेट खड़ा होगा वहाँ से, सीट फिक्स हो गया कि पंजाब में से चुनाव सिख से लड़ेंगे, सिख की लड़ेंगे संविधान सभा के लिए, और शेष भारत में मुसलमान लड़ेंगे। ऐसा किया गया है ना, रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, आगे लिखो। संविधान
लिखो, संविधान सभा के चुनाव में संविधान सभा के चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस, 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय, 8 निर्दलीय, 8 निर्दलीय, 8 निर्दलीय तथा 7 अन्य दलों से, 7 अन्य दलों से जीत कर आए, तथा 7 अन्य दलों से जीत कर आए। लिख लिया? देखो, संविधान सभा में चुनाव हुआ कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए, जिसमें कांग्रेस कितनी जीती? 208, है ना। मुस्लिम लीग कितनी जीती? 73, और निर्दलीय कितने जीते? 8, और अन्य दलों से कितने जीते? 7। अगर कभी कभी वो ऐसा दे देता है कि अन्य सभी दलों से, तो इनको दोनों को जोड़ देगा, वो 15 कर देगा, है ना। अन्य सभी दल, जिसमें निर्दलीय भी आ गए, अन्य सभी दलों में अन्य दल आ गए और निर्दलीय भी आ गए, यानी कुल 15 हो जाती है। वो 15 भी कर देता वो कभी कभी, और अलग अलग पूछता है तो अलग अलग जवाब दे देंगे। और वो ऐसे देता है कि ऐसे पूछता है कि अन्य सभी दलों से कितने सदस्य चुनाव जीत कर आए थे, तो कितने आए थे? 15। लिखो, आगे लिखेंगे। चुनाव में मुस्लिम लीग को, चुनाव में मुस्लिम लीग को कम मिली सीटों के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया, तथा इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही, प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही के नाम पर, प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही के नाम पर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए। लिखो, नेक्स्ट साइंस लिखेंगे। मौलाना आजाद ने, मौलाना आजाद ने प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही को काला दिवस, ब्लैक डे का
काला दिवस, प्रत्यक्ष सीधी कार्यवाही को काला दिवस, ब्लैक डे का, काला दिवस, ब्लैक डे, काला दिवस, काला दिवस, ब्लैक डे का, काला दिवस ब्लैक डे का। ठीक है, तो ब्लैक डे या काला दिवस किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई। और प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई कब? 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। लिख लिया? आगे लिखेंगे अपन। चलो आज के लिए इतना ही, पर आगे लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ के आना आपको। अब अपन अंतरिम सरकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंतरिम सरकार। देखो, अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अस्थायी सरकार। कैसी सरकार? अस्थायी सरकार। और इस अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई, जो गठन हुआ, वह कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देखो, इसकी घोषणा हुई, घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946। और इसका गठन हुआ 2 सितंबर 1946। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड वेवेल। अध्यक्ष कौन थे इसके? वायसराय लॉर्ड वेवेल, तो वेवेल योजना भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें कुल 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य थे 14, है ना। कल अपन कर रहे थे थोड़ा सा, ये क्या मंथ उल्टे सीधे हो गए थे ना। कुल सदस्य इसमें कितने थे? 14। कितने थे? 14। 14 में से 9 तो किसके थे? कांग्रेस के, और 5 किसके थे? मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो देखो, अंतरिम सरकार यानी कि अस्थायी सरकार, इसका जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसका क्या किया गया? गठन किया गया। और इसकी घोषणा हुई 24 अगस्त 1946 को, और गठन हुआ 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और कुल सदस्य कितने थे इसमें? 14। 9 किसके और 5 किसके? मुस्लिम लीग के। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं। देखो कौन कौन थे इसमें सदस्य, कौन कौन थे। ठीक है, बताओ। नहीं, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद ही तो जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट रहा 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, है ना, ऐसे वो चुनाव हुआ। उसी चुनाव के बाद जो है कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की 24 अगस्त 1946 को, उन्हीं में से। और 2 सितंबर को जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 14 थी। क्या थी? 14। 9 इसमें कांग्रेसी थे और बाकी 5 मुस्लिम लीग के थे। देखो कौन कौन थे। नहीं, वो जिनका चुनाव हुआ वही तो सरकार बनाएंगे ना, उन्हीं में से अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जो चुनाव हुआ भाई, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा 2 रूप में काम करती थी। एक तो
संविधान सभा के रूप में और एक अंतरिम संसद के रूप में। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में। बाद में अंतरिम संसद को समाप्त कर दिया गया जब स्थायी सरकार का गठन हो गया तब। 2 बैठकों में काम कर। तो देखो अंतरिम सरकार की अपन बात करें, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 14। कितने थे? 14 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू ये विदेशी मामले किसके पास थे अंतरिम सरकार में? जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले, कॉमनवेल्थ, ये सब। सरदार पटेल इनके पास गृह मंत्रालय था। कौन सा? गृह, सूचना व प्रसारण। गृह, सूचना व प्रसारण। सरदार पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था? गृह, सूचना, प्रसारण। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इनके पास, इनको मंत्रालय दिया गया था कृषि व खाद्य मंत्रालय। कौन सा? कृषि व खाद्यान्न मंत्रालय है ना? हाँ, खाद्यान्न, कृषि व खाद्यान्न। ठीक है। सी राजगोपालाचारी, सी नाम सुना होगा आपने इनका, सी राजगोपालाचारी, बताया था तो सही। गोपालाचारी सारा लिखवाएंगे अपन सिस्टमेटिक। सी राजगोपालाचारी। आप तो गोपालाचारी याद रखो, है ना? ये स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय, गवर्नर जनरल। तो सी राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा व कला। ठीक है। देखो इसके अलावा CH बाबा, इनके पास जो है कार्य व खान मंत्रालय था। कार्य व खान मंत्रालय किसके पास था? CH बाबा। हाँ। एक है जॉन मताई, इनके पास उद्योग, ठीक है, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय था इनके पास। कौन सा था? उद्योग व आपूर्ति। ठीक है। एक थे बलदेव, और इनके पास था रक्षा मंत्रालय। कौन सा था? रक्षा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। एक थे अब्दुर रब निस्तार। इनके पास डाक व हवाई मंत्रालय था। डाक व हवाई। ठीक है। अब्दुल रब निस्तार के पास कौन था? डाक व हवाई। इसके अलावा एक थे आई चुंद्रीगढ़, है ना? और इनके पास जो है वाणिज्य मंत्रालय था। कौन सा था? वाणिज्य मंत्रालय। आई चुंद्रीगढ़, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? वाणिज्य मंत्रालय था। ठीक है। एक लियाकत अली खान, इनके पास जो है वित्त मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था?
वित्त मंत्रालय। एक थे जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल। और जोगिंदर नाथ मंडल इनके पास जो है कानून मंत्रालय था। क्या था? कानून मंत्रालय। थोड़ा सा देखो, याद करने की कोशिश करें, है ना। जवाहरलाल नेहरू का सबको याद रहेगा, विदेश मंत्रालय, और ये उपाध्यक्ष भी थे, याद रहेगा इनका, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इनका नाम खूब हमने सुना है। सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण, गृह सूचना और प्रसारण। और इनके पास विशेष जिम्मेदारी, जो गृह मंत्री होता है विशेष जिम्मेदारी होती है, एकीकरण में इन्होंने विशेष भूमिका इनकी रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कृषि और खाद्यान्न। देखो कृषि में जो है ज़्यादा नहीं होता है, इतना सा होता है कि किसानों का मुंह कैसा हो जाए, मीठा हो जाए, यानी प्रसाद जैसा मामला होता है। कैसा मामला होता है? प्रसाद जैसा मामला होता है। ठीक है, देखो जो काम करते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ नहीं किया, पूरे जीवन जो है भावई भरते रहे, पूरे जीवन जो है उटक पटक करते रहे, पूरा जीवन जो है आपाधापी में यानी भावई में निकल गया, है ना। किस में निकल गया? भावई में निकल गया। और जिन्होंने माता पचाया, जिन्होंने क्या पचाया? माता। तो जिन्होंने भावई भरी उन्होंने तो काम किया, और जिन्होंने माता पचाया उन्होंने उद्योग लगाया। जिन्होंने दिमाग पचाया ना, दिमाग, जिन्होंने दिमाग लगाया, जिन्होंने माता पचाया उन्होंने क्या लगाया? उद्योग। रक्षा वही करेगा जिसमें बल होगा, रक्षा वही करेगा जिसमें क्या होगा? बल होगा। ठीक है। और जो हवाई यात्रा करते हैं उनकी तो रबी जाने, जो हवाई यात्रा करते हैं उनका तो रबी जाने क्या होगा, कब क्या हो सकता है पता नहीं, है ना, उनका रब जाने। और जो गाने वगैरह आप सुनते हैं, नेता नहीं लेना किसी को भी, वो चुनरी वाला गाना जो आता है, सब ये किसके लिए होता है? वाणिज्य के लिए, पैसे के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाँ, वाणिज्य। ठीक है, देखो जिन्होंने लिया है, जमा किया है, उनके पास वित्त क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, है ना। जिन्होंने लिया है, ये देखो, ये वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, और ये गाने क्या हैं? व्यापार हैं। गाने क्या हैं? व्यापार हैं। ठीक है। और एक कानून मंत्री कौन है? जोगिंदर नाथ मंडल। एक है आसफ अली खान, आसफ अली खान, ये इनके पास रेलवे था। आसफ अली खान के पास क्या था? रेलवे। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा सपर पढ़ सकते हैं। देखो आसफ को क्या पढ़ सकते हैं? सपर। तो सपर किसमें होता है? रेलवे में। किसमें होता है? रेलवे में। याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखो याद करने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई सा भी किसी भी तरीके से इनको सेट कर सकते हैं, और क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो देखो जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 14। और इनमें जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले इनके पास थे, विदेश मंत्री थे ये। और सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि व खाद्यान्न था। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा व कला। और CH मामा कार्य व खान। जॉन मताई के पास उद्योग व आपूर्ति, है ना। बलदेव, है ना, रक्षा इनके पास। अब्दुल रब निस्तार इनके डाक व हवाई। और आई चुंदरीगर इनके पास वाणिज्य। और आसफ अली खान के पास कौन सा मंत्रालय था? रेलवे। और लियाकत अली खान के पास कौन सा था? वित्त मंत्रालय था। और जोगिंदर नाथ मंडल के पास कौन था? कानून। कौन सा था? कानून। हुआ याद? चलो देखते हैं। बताओ जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा था? विदेश था। और रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव मिश्रा के पास था। ठीक है। और कानून मंत्रालय किसके पास था? जोगिंदर नाथ मंडल के पास था कानून मंत्रालय। इधर लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा। चलो बहुत अच्छा। अच्छा बताओ उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था? उद्योग व आपूर्ति जॉन
जॉन मथाई, ठीक है। और कार्य व खान मंत्रालय किसके पास था? कार्य व खान मंत्रालय, हाँ, सी एच बाबा है ना, सी एच बाबा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को। जितना अपन ने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करें, याद करें, पेंडिंग नहीं छोड़ें।